जिस तरह इसराइल गजा पर हमले करता ही चला जा रहा है और अब इस जंग के अंदर ना सिर्फ लेबनान भी शरीक हो चुका है बल्कि अब हमें ईरान भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये धीरे धीरे जंग बढ़ती ही चली जा रही है। तो क्या ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रही है? सबसे पहले हम बात करते हैं गजा की, जिस पर इसराइल ने कब्जा कर रखा है। अभी तक गजा के अंदर 42,000 से ज्यादा बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, जबकि लाखों लोग बेघर भी हुए हैं। इसराइल ने इस खित्ते को घेरते घेरते एक छोटा सा इलाका बना दिया है, जिसका कुल रुकबा 360 किलोमीटर स्क्वायर रह चुका है। इस 360 किलोमीटर स्क्वायर के लोग, जो कि गजा के लोग हैं, इनके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो वो इसराइल से लड़ें या फिर वो इसराइल से हिजरत करके लेबनान चले जाएं। इस छोटे से खित्ते को, जिसको 2 तरफ से इसराइल और एक तरफ से इजिप्ट से जा मिलता है और तीसरी तरफ यानी कि जहां पर समंदर है, इस छोटे से खित्ते को ओपन जेल भी अब करार दे दिया गया है। और इस गजा के हिस्से पर इस वक्त हमास का कंट्रोल है और ये लोग ना सिर्फ इसराइल से लड़ रहे हैं बल्कि उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। तो वहीं लेबनान भी अब इस जंग के अंदर शरीक हो चुका है। हम देख रहे हैं कि अब इसराइल लेबनान पर भी एयर स्ट्राइक कर रहा है। इस एयर स्ट्राइक करने की वजह 17 और 18 सितंबर को 3000 से ज्यादा रेडियो और पेजर्स में जो ब्लास्ट हुआ था, इसको करार दिया जा रहा है, क्योंकि इन पेजर्स में जो ब्लास्टिंग हुई है वो इसराइल ने की और हिजबुल्लाह ने ये कहा है कि ये अटैक इसराइल ने किया है। जबकि इसी के जवाब में इसराइल ने अब इन पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दी है। लेकिन अगर मैं बात करूं हिजबुल्लाह की, जिसने ये बयान दिया है, तो ये 1980s के अंदर मार से वजूद में आई। दरअसल जब इसराइल ने साउथ लेबनान पर अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया, तो एक आम सा ग्रुप मंजर आम पर आया और इस ग्रुप ने लेबनान को इसराइल से आजाद करवाया और बाद में यही ग्रुप हिजबुल्लाह के नाम से जाना गया। कहा यह भी जाता है कि इस ग्रुप को ईरान फंडिंग करता है और सपोर्ट। जबकि मैं ईरान की बात करूं तो आपको ये बात याद होगी कि 13 अप्रैल को 300 मिसाइल ड्रोन के साथ ईरान ने इसराइल पर अटैक किया था। इस अटैक करने की वजह ये थी कि इसराइल ने ईरान के 7 अफसरों को शहीद किया था, जिसके नतीजे में ईरान ने इसराइल को भरपूर जवाब देते हुए 300 मिसाइल और ड्रोन्स के साथ अटैक किया, जिसमें से यूएसए ने 80 ड्रोन्स और 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स को वहीं पर गिरा कर तबाह कर दिया, जबकि बाकी के ड्रोन्स और मिसाइल को इसराइल के सिस्टम्स ने नकारा किया। इसराइल का ये बयान था कि इसराइल ने इस हमले को नकारा कर दिया है और इससे कोई भी नुकसान इसराइल को नहीं हुआ, जबकि वहीं पर ईरान का कहना है कि ईरान ने इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान दिया। बात यही नहीं रुकती, बल्कि 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने एक बार फिर 180 मिसाइल के साथ इसराइल पर रिटेलिएट किया, जिसके नतीजे में इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और इसराइल ने फिर यही कहा कि हमने 90% इस अटैक को नाकारा कर दिया है। जबकि ईरान के स्टेटमेंट से ये अंदाज़ा लगता है कि ईरान ने इस वक्त भरपूर अटैक नहीं किया। अगर वो भरपूर अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ अटैक करता है तो ये अटैक बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है इसराइल को। चलिए अब इसको समझते हैं। इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम की बात करूं, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको आयरन डूम कहा जाता है, और इस जैसे जितने भी इनके पास सिस्टम्स हैं, इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है। मतलब कि इनकी मेंटेनेंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। और ईरान ने जब इस पर अटैक किया तो इन्होंने जो सिस्टम्स यूज किए, इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, जिसके नतीजे में इसराइल को माली तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। जबकि मैं इसराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करूं तो ना सिर्फ आयरन डूम सिस्टम है, इसराइल के पास डेविड सिलिंग सिस्टम भी है, जो कि ज़्यादा रेंज वाले मिसाइल या जो ज़्यादा दूर से आते हैं मिसाइल्स अटैक के लिए, उनको कंट्रोल करता है। और इसकी रेंज 15 किलोमीटर की हाइट और 300 किलोमीटर का डिस्टेंस रखती है। जबकि वहीं एरो सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो एरो 3 सिस्टम 2400 किलोमीटर की रेंज रखता है और 100 किलोमीटर का एल्टीट्यूड। जबकि जब इन सिस्टम्स को उस रात जब यूज किया गया था तो ईरान के मुताबिक $200 मिलियन पर डे का इसराइल को नुकसान हुआ था। जबकि इसके अंदर ईरान ने उस वक्त हाइपरसोनिक मिसाइल्स का यूज नहीं किया था।
हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसे मिसाइल होते हैं जिनकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से ज्यादा होती है। अगर ये मिसाइल्स यूज कर लिए जाते, जिसमें से फातेह 2 बहुत ज्यादा मशहूर है जिसकी रफ्तार 18,000 किलोमीटर पर आवर है, अगर ये इसराइल के लिए यूज होता तो इसको वहां तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 8 से 10 मिनट लगते। और एक बात आपको मजे की बताता चलूं, जितने भी इसराइल के पास डिफेंस सिस्टम है ये दूर से आने वाले मिसाइलों को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, जबकि जो हाइपरसोनिक जैसे बहुत तेज मिसाइल्स को बहुत जल्दी नकारा नहीं कर सकते। और इस तरीके से इसराइल पर आसानी के साथ अटैक किया जा सकता है। और अब आपको बहुत अच्छे से पता लग गया होगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना छोटा सा मुल्क सबके लिए इतना भारी क्यों बना हुआ है, क्यों इसको कोई रोक नहीं पा रहा। दरअसल इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। जी हाँ, क्योंकि जब भी इंटरनेशनल लेवल पर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करता है और इसराइल पर कोई आंच आने नहीं देता। वहीं जब ईरान इसराइल को धमकी देता है तो वहीं अमेरिका उसको अपना दुश्मन मान लेता है और ये स्टेटमेंट देता है कि सबसे ज्यादा अमेरिकियों को ईरान से खतरा है। जब कभी भी इसराइल के खिलाफ वोटिंग की जाती है तो वहीं अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसको गलत साबित करना चाहता है। इस पॉइंट पर मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अमेरिका हर साल 3.8 मिलियन डॉलर की मिलिट्री एड इसराइल को फराहम करता है गजा के लोगों के लड़ने के लिए। जहां वो गजा के लोगों के लिए फंडिंग करता है, वहीं इसराइल की मिलिट्री को वेपन्स भी मुहैया करता है उनको मारने के लिए। इस दोहरे मयार के साथ साफ बात वाज़ा होती है कि अमेरिका इसराइल को सपोर्ट करता है और वो ये नहीं चाहता कि इसराइल पीछे हटे, बल्कि वो यही चाहता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हो। और अगर इसी तरीके से ये लड़ाई चलती रही तो ईरान ना सिर्फ अभी इन्वॉल्व हुआ है बल्कि फिर ये कम्प्लीटली इसमें शामिल हो जाएगा और ये जंग मजीद आगे बढ़ने के चांसेस भी हो सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।